प्रिय छात्र छात्राओं, वर्षों का अनुभव रहा है ऑफलाइन पढ़ाने का। कैमरे पे पढ़ाने में थोड़ा सा असहजता महसूस हो रही है, मतलब थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, क्योंकि क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तो सामने बच्चे बैठे रहते हैं, अच्छा लगता है। ये आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं कि क्लास खत्म होने के बाद आप दोबारा देखें और हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ आप समझें टॉपिक को। तो थोड़ा सा अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप उनको ध्यान ना दें, अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखें। मतलब ये नहीं सोचना है कि क्या हो गया, मान लिया जाए कल के लेक्चर में मैंने वायरस का जो स्पेलिंग था थोड़ा सा उसमें यू गलत हो गया, ई लिख दिया, क्योंकि थोड़ा कॉन्शियसनेस होता है। पहली बार, उम्र भी काफी हो गई तो पहली बार जो है आपके सामने पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा होता है, तो इस चीज को आप ध्यान ना दें। फिलहाल आप केवल इतना याद रखिए, हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। डीएनए जिसने पूरी सेल का जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है अपने पास रखा हुआ है कोडेड फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उस सेल जो प्रोटीन बना रही है, उस प्रोटीन का इस्तेमाल सेल चाहे खुद के लिए करे चाहे उसको एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन वो प्रोटीन बनता डीएनए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही है। डीएनए एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसने पूरी सेल को, और सेल ने टिश्यू, टिश्यू ने ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने पूरे बॉडी को डिजाइन कर रखा है। ये हमने कल पढ़ा था। इतना महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल, इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल डीएनए, ये खुद कैसे बना है तो हमने ये कल पढ़ा था। 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक था नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन और पिरिमिडिन टाइप के थे, अभी लिखेंगे भी उसको। एक पेंटोज शुगर था, 5 कार्बन से मिलकर बनी हुई शुगर, और एक फॉस्फोरिक एसिड। यहीं से स्टार्ट करते। तो पेंटोज शुगर जो है बेटा हमने कल पढ़े थे। पेंटोज शुगर में मैं थोड़ा सा आज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पेंटोज शुगर का एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें 5 कार्बन होते हैं। पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन, सॉरी ये कंप्यूटर मोड पे लगा हुआ था। तो पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होंगे, 2 3 4 5। डबल बॉन्ड OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं। अल्कोहल, यहाँ पे H2H, ये आपके पास पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट हियर? 5 कार्बन, 5 कार्बन चेन। तो 5 कार्बन से बनी हुई चेन होती है, इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। और इसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको नाम दें 1 2 3 4 5, तो कार्बन नंबर फर्स्ट जिस पर कि ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे, और कार्बन नंबर आपके पास जो 4 है, इनके बीच में एक हेमी एसिटल, यहाँ पर जो है रिएक्शन आपने सुनी होगी। हेमी एसिटल रिएक्शन में एल्डिहाइड और जो अल्कोहल होता है OH ग्रुप, उसका जो है रिएक्शंस होता है। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन होगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। बैक बॉन्डिंग होने से ये जो डबल बॉन्ड होता है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H में। बाकी यहाँ OH ग्रुप सारे कार्बन पे लगे हुए हैं। इसी का हमने कल जो बनाया था स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि न्यूक्लिक एसिड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको हमने कल बनाया था। तो यहां पर था HOH, 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 और यहां पे HCH2OH। ओके, तो यहां पर जो है बेटा ये आपके पास पेंटोज शुगर है। अगर यहां पर देखिएगा, यहां पर सेकंड नंबर का जो यहाँ पे कार्बन है, मैं यहाँ पे नंबरिंग ठीक से करना चाहूंगा, कल थोड़ा जल्दबाजी में नहीं हो पाया ठीक से। ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। इस डायरेक्शन में कार्बन नंबर 5 है। कल थोड़ा घुमा के बना लिया था उसको इस तरीके से। तो कार्बन नंबर सेकंड पे जो OH ग्रुप है, ये डीएनए के केस में केवल क्या होता है? H होता है। डीएनए के केस में ये H होगा, और आरएनए के केस में यहाँ पर OH लगा होगा कार्बन नंबर सेकंड पे पेंटोज शुगर का। और डीएनए में जो हम प्राइम डालते हैं, कल भी मैंने बताया था, तो डीएनए में जो प्राइम होता है, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसका जो एंटी पैरेलल स्टैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये इसी के कारण जो हम यहाँ पर प्राइम लिखते हैं। ये कार्बन का नंबर होता है पेंटोज शुगर का, जब डीएनए में प्राइम लिखना होता है। तो ये कल हमने पेंटोज शुगर पढ़ा था, जो 2 टाइप के थे। डिऑक्सीराइबोस जो डीएनए में मिलता है, जिसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, और आगे राइबोस शुगर जो था आरएनए, जो कि एक ज्यादा ऑक्सीजन वाला होता है। आज हम नाइट्रोजन बेस पढ़ते हैं, इसमें इतना क्लियर हो गया था, नाइट्रोजन बेस पढ़ लेते हैं।
नाइट्रोजन बेसिस, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। डीएनए का जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है सेगमेंट, यानी कि अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी दें और उसमें से एक टुकड़ा देखें न्यूक्लियोटाइड का, तो उसमें नाइट्रोजन बेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाइट्रोजन बेस दो टाइप का, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। पिरिमिडिन पिरिमिडिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर वन रिंग। स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं, केवल एक रिंग होती है। और प्यूरिन में यहां पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर लार्जर, डबल रिंग होती है। यहां पर प्यूरिन के केस में डबल रिंग में एक होता है पेंटागोनल और एक होती है रिंग हेक्सागोनल। जैसे बेंजीन रिंग होती है ऐसे ही हेक्सागोनल होती है। प्यूरिन में दो मॉलिक्यूल आते हैं, यानी कि दो नाइट्रोजन के बेस आएंगे। एक आता है आपके पास एडेनिन और दूसरा नाइट्रोजन का बेस होता है ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। यहां पर जो रिंग होती है, अभी हम बनाएंगे भी इसको। पायरिडिन में तीन टाइप के आपके पास आएंगे। आपके पास साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये तीनों डीएनए आरएनए दोनों में हो सकते हैं। जैसे एडेनिन डीएनए में भी हो सकता है, आरएनए में भी होता है। ग्वानिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है। साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है। थाइमिन ओनली इन डीएनए, थाइमिन केवल डीएनए में होता है। और यूरेसिल ओनली इन आरएनए। यूरेसिल जो बेस है, नाइट्रोजन बेस, ये केवल आरएनए में पाया जाता है, यूरेसिल। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप केवल स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसको बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना याद करने के लिए, केवल समझना है कि किस तरीके से आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे और साथ ही साथ वहां पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मॉलिक्यूल समझने हैं, इन नाइट्रोजन बेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं। वैसे भी ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करती है कि कोई कैरेक्टर किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो रहा है। तो एडेनिन का थोड़ा डायग्राम बनाना चाहूंगा मैं। जैसे मैंने बोला, ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं प्यूरिन वाले, और पिरिमिडिन वाले होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल। प्यूरिन में देखिए नाम छोटा है और इनके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, और जो पिरिमिडिन है इनमें नाम प्यूरिन से बड़ा है लेकिन मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। एडेनिन में देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होगा, नाइट्रोजन, ये आपको 6 मेंबर रिंग दिख रही है। इसके बगल में 5 मेंबर रिंग होती है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको केवल आपको समझना कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बेस पेयर के बीच में। यहाँ पर डबल बॉन्ड। आप जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो उसी आधार पर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है उसकी बैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे। ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन पे अमाइन ग्रुप होता है NH2, और यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट है। इस वाले कार्बन की कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा लिया। तो ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन भी यहाँ पर जो है नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा इसके 3 बॉन्ड को, और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर भी ये, और ऐसी बच्चों सेम सिंगल जो रिंग होती है वो यहाँ पर भी होती है। जैसे मैं साइटोसिन की बात करूं या थाइमिन की बात करूं तो सिंगल रिंग यहाँ पर भी होगी, और यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा थाइमिन के केस में, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी नाइट्रोजन। सेम यहाँ पे नाइट्रोजन,
यहां पर भी नाइट्रोजन, और यहां पर आपके पास होगा NH2 या फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरीके की रिंग होती है ये थायमिन और साइटोसिन की, सिंगल रिंग और यहाँ पे डबल रिंग होती है। यहाँ पर 9 मेंबर्ड रिंग होती है, मेंबर रिंग, और यहां पर होती है बेटा आपके पास 6 मेंबर रिंग। यहां पर जो नाइट्रोजन की पोजीशन होती है, नाइट्रोजन पोजीशन, प्यूरिन के केस में नाइट्रोजन की पोजीशन होती है पोजीशन 1, 3, 7 और 9। आप देख होंगे 1, 2, 3, 4, तो 4 यहां पर आपको नाइट्रोजन दिख रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 1, 3, 7 और 9 इस पोजीशन पे नाइट्रोजन लगे होते हैं, और यहां पर नाइट्रोजन लगा होता है 1 और 3, इस पोजीशन पे यहां पर नाइट्रोजन लगा होता है पिरिमिडिन के केस में। ये आपने पढ़ लिया नाइट्रोजन बेस, यही चलकर आगे डीएनए को बनाने वाले हैं। यहीं पर हम पढ़ लेते हैं, इसी के आगे थोड़ा सा, ओके सॉरी ये थोड़ा, ओके अब पढ़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड, जो आपके पास तीसरा कंपोनेंट होता है, थर्ड कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड, या इसी को क्या बोला था, फॉस्फेट। तो ये यही होता है P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। तो इससे जब हम हाइड्रोजन को हटा दें तो P डबल बॉन्ड O, O माइनस, यहाँ पे OH, O माइनस, यही जो फॉर्म होता है इसका, इसको फॉस्फेट कहते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर जो है डीएनए को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं डीएनए किस तरीके से बना है, इसमें बॉन्ड कैसे होते हैं, इनको समझते हैं। डीएनए में जो आपके पास नाइट्रोजन बेस होता है उसको यहाँ पे बनाते हैं। ये मान लिया जाए नाइट्रोजन बेस है, ये एक नाइट्रोजन बेस है, और ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पर सपोज प्यूरिन है, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे प्यूरिन है। तो नाइट्रोजन बेस का जो नाइट्रोजन होता है वो जो है पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से यहां पर बॉन्ड बनाएगा, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपको पता है एक यहां पर भी होता है फिफ्थ, CH2। अगर IUPAC को फॉलो करना है तो हम इसको लिखेंगे CH2OH। तो यहां पर कार्बन नंबर फर्स्ट और इसके नाइट्रोजन फर्स्ट पर जो है एक बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको आप बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच में। पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट और नाइट्रोजन बेस का, अगर ये प्यूरिन है तो नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट, ये दोनों मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फिर यहां पर फॉस्फोरिक ग्रुप होगा P डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, H अगर हम ना लिखें यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर O माइनस भी हम इसके लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर रिमूव होगा यहाँ से, यानी कि एक H और एक ये OH रिमूव होगा, ये डिहाइड्रेट होगा और एक लिंकेज बनेगा फॉस्फोरिक एसिड के बीच में और ये पेंटोज शुगर। इसको आप कहते हैं, ये जो बॉन्ड बना है फॉस्फोरिक ग्रुप और पेंटोज शुगर के बीच में, ये होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर एक जो न्यूक्लियोटाइड है ये तैयार हो गया। ऐसे कई सारे सीक्वेंस मिल के पूरा एक स्टैंड तैयार करेंगे, और फिर एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के साथ में, दूसरे जो बेस पेयर होंगे उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पूरा का पूरा इस तरीके से सीक्वेंस बनाने लग जाते हैं डीएनए का, जिसको आप आगे जीन भी कहते हैं। अगर मैं यहीं पर दूसरा सीक्वेंस तैयार करूं, सपोज ये आपके पास ये प्यूरिन है, यहां पर मान ले जाइए पिरिमिडिन है, ये है पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस। तो पिरिमिडिन के नाइट्रोजन नंबर 9, पिरिमिडिन का नाइट्रोजन नंबर जो 9 होगा, यह ध्यान दीजिएगा, यहां पर वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ अटैच होगा, और कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहां पर कार्बन नंबर फिफ्थ, CH2OH। इस तरीके से एक सीक्वेंस यहां पर अलग होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर का ये जो कार्बन है, ये बॉन्ड जो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहां पर पेंटोज शुगर जो होगा P डबल बॉन्ड O, O माइनस, और ये जो लिंकेज होगी O, क्योंकि यहां पर भी वाटर का रिमूवल होगा, तो ऑक्सीजन यहां पर जो है एक लिंकेज शो करेगा, जिसको आप फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड
का टुकड़ा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने के बाद ये पूरा एक डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होगा उसका एक जो टुकड़ा है छोटा सा यहाँ पर ये तैयार हुआ है। ऐसे ही टुकड़े अलग अलग होते हैं। मैं यहाँ पर एक डेटा आपको दे सकता हूं, ऐसे कई सारे सीक्वेंस, मिलियंस बिलियंस के अमाउंट में ऐसे सीक्वेंस मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को बनाते हैं। जैसे मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन, तो ह्यूमन में ये अगर एक आपके पास डिप्लॉइड सेट है या अगर आपके पास कोई हैप्लॉइड कंटेन कोई सेल है तो उसमें ये 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर होते हैं। ह्यूमन का जो जीनोम है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, मान लीजिए ये ह्यूमन का बॉडी है, तो ये ह्यूमन का बॉडी होगा, इसके बॉडी के प्रत्येक सेल में ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी सेल ऑफ इंडिविजुअल कंटेन सेम जेनेटिक मटेरियल। इसकी बॉडी में जितनी भी सेल्स होंगी, जितनी भी सेल्स, ट्रिलियन सेल्स इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये ट्रिलियन सेल्स जो हैं, ट्रिलियन सेल्स, सोमेटिक सेल्स की भी मैं बात करूंगा, यहां पर एक्सेप्शन हो सकता है जर्म सेल्स क्योंकि वो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। तो ये जो ट्रिलियन सेल्स हैं, इन ट्रिलियन सेल्स के पास सेम जेनेटिक कंटेंट होगा, यानी कि जो सीक्वेंस होगा वो सेम होगा, यानी कि ये नंबर कांस्टेंट होगा, ये नंबर सेम होगा ह्यूमन बॉडी के लिए और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स है। अगर मैं बात करूं इकोलाई बैक्टीरिया की, तो इस्केरिसिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, इसका जो जीनोम है यानी कि इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जो है यहाँ पर बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। यानी कि आप इसको अगर ध्यान से देखें तो 46 लाख बेस पेयर यहाँ पर जो है इस्केरिसिया कोलाई बैक्टीरिया के जीनोम में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ऐसे सीक्वेंस जो मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाया है, ऐसे लाखों की संख्या में मिलकर इस बैक्टीरिया के डीएनए को बना रहे होंगे, ये इस बात का मतलब है। ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज जिसका नाम है 5174, इसका जो जीनोम होता है इसमें जो है आपके पास 5386 5386 यहां पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड ही लिख लीजिए, यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे हमने बेस पेयर लिखा है, तो बेस पेयर इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। यहां पर हमने केवल न्यूक्लियोटाइड लिखा है, तो यानी कि यहां पर केवल न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल स्ट्रैंड पे इस तरीके से लगे होंगे। यहां पर कोई पेयरिंग नहीं हुई है, बेस जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच में पेयरिंग नहीं हुई है, तो हमने इसलिए इसको यहां पर जो है न्यूक्लियोटाइड लिखा है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा और यहाँ पर जो आपके पास ह्यूमन का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं और इसलिए हम उनको बेस पेयर कहते हैं। तो इतने बेस पेयर, जैसे कि ये एक बेस पेयर है, यहाँ पर आप देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इंसान के केस में ये बिलियंस के अमाउंट में जो है प्रेजेंट होते हैं अगर ये एक हैप्लॉइड सेल है इंसान का। आइए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप पोलैरिटी भी डीएनए की देख सकते हैं। डीएनए की पोलैरिटी में आप देखिए कि यहाँ पर जो पेंटोज शुगर का कार्बन है, ऊपर वाला कार्बन, ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पर जो लगा हुआ है फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे लगा हुआ है, और नीचे वाला जो है ये वाला OH जिस पे लगा हुआ है ये कार्बन नंबर 3 है, जिस पर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये वाला जो टुकड़ा होगा ये होगा 5 प्राइम 3 प्राइम, क्योंकि 3 प्राइम नीचे अब नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, 5 प्राइम ये ऊपर वाला जहां पे फॉस्फेट लगा हुआ। ऐसे अगर आप यहां देखेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर जो OH है ये तीसरे नंबर के कार्बन पे लगा है, तो ये यहां पर हो जाएगा 3 प्राइम, और नीचे जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ये 5वें नंबर के कार्बन पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका ये हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरीके से। तो पोलैरिटी की बात हम कल करेंगे, अभी आप इतना समझिए कि जो प्राइम देखते हो ये इसी तरीके से आता है। डीएनए को कहीं से भी काटो, छोटा पीस काट लो डीएनए का, उसमें जो होता है उसका प्राइम हमेशा ऐसे ही रहता है। अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड उसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से जुड़ जुड़ के ये पूरे डीएनए को बनाते, जितने सीक्वेंस होते हैं अलग अलग स्पीसी में, अलग अलग स्पीसी के इंडिविजुअल्स के अंदर। तो ऐसा समझ जैसे एक सीक्वेंस ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, इस तरीके से कई सारे सीक्वेंस मिल मिल करके पूरे डीएनए को बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, इतना तो आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मिलकर पूरा जीन बनाते हैं, पूरा डीएनए बनता है। जैसे बुक है, इस बुक का एक जो पेज है ये पेज को एक आप सीक्वेंस मान लो, डीएनए का सीक्वेंस। ऐसे कई सारे, जैसे इसमें 1000 पेज होंगे इस बुक के अंदर, तो ये
1000 सीक्वेंस हो गए जो पूरा एक जो है डीएनए को बना रहे हैं। वैसे आप समझ सकते हैं इसको। तो मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखना चाहूंगा आपके एग्जाम के लिए। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस में हमने पढ़े थे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल केवल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजन बेस में अगर आप इसको देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड के तौर पे, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में भी आरएनए और डीएनए के लिए। तो न्यूक्लियोसाइड में कभी भी नाइट्रोजन बेस का नाम लिखना होता है तो आप इस पे यूज करते हैं सफिक्स आइन, जैसे एडेनिन तो एडिनोसिन, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में आप जानते हैं फॉस्फोरिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड में अगर आप लिखना चाहेंगे आरएनए या डीएनए के लिए तो यहां पर आप सफिक्स यूज करते हैं। नाइट्रोजन बेस के लिए सफिक्स यूज करते हैं 8 और न्यूक्लियोसाइड में आई। तो जैसे एडेनिन है तो एडेनिन में आरएनए के लिए लिखेंगे आप एडिनोसिन और डीएनए के लिए हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। सेम ग्वानिन के लिए हो जाएगा ग्वेनोसिन, तो इसके लिए हो जाएगा डीऑक्सी ग्वेनोसिन। ये न्यूक्लियोटाइड्स के केस में हो रहा है। थायमिन के लिए हो जाएगा थाइमिडीन और इसलिए डीऑक्सी थाइमिडीन। साइटोसिन के लिए हो जाएगा साइटिडीन, तो इसके लिए डीऑक्सी साइटिडीन। ये डीएनए में डीऑक्सी शुगर इन्वॉल्व होता तो इसलिए यूरेसिल यूरिडीन और इसके लिए डीऑक्सी यूरिडीन। अब अगर आप न्यूक्लियोटाइड में आएंगे तो यहां पे सफिक्स 8 लगाना पड़ेगा। तो आरएनए के लिए हो जाएगा एडिनाइलेट, इसके लिए हो जाएगा ग्वानिन के लिए ग्वेनाइलेट। तो थायमिन के लिए थाइमिडाइलेट, साइटोसिन के लिए साइटिडाइलेट और यूरेसिल के लिए यूरिडाइलेट। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और डीएनए में आप इसको जो है डीऑक्सी एडिनाइलेट, इस तरीके से इसको डीऑक्सी लगाकर आगे जैसे ग्वेनाइलेट, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए 8 लगाना है और न्यूक्लियोसाइड के लिए आइन यहां पर यूज होगा। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे।